हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 101 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ के चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। हालांकि इससे पहले मैं चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों में से पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। तो आज चलते हैं चैप्टर 1 के पार्ट 2 वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। इसके अंतर्गत आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। मतलब MRD 101 के अंतर्गत आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था। दूसरा चैप्टर है आपका ग्राम विकास अवधारणा कार्य नीति और अनुभव। और चैप्टर 3 है ग्राम विकास कृषि संबंधी मुद्दे। चैप्टर 4 है ग्राम विकास प्रशासन। और लास्ट और चैप्टर 5 है ग्रामीण भारत में परिवर्तन की कथ्यात्मकता। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो है चैप्टर 1 ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है जनसंख्यांकी को परिभाषित करते हुए इस पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु है डेटा संग्रह। दूसरा है जनसांख्यिकीय कारक, जनसंख्या का आकार, आयु, लिंग, वैवाहिक कार्य और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जनसंख्यांकी क्या है या जनसंख्यांकी से हम क्या समझते हैं। तो जनसंख्यांकी मुख्यतः गणितीय अध्ययन है। दूसरी शब्दों में अगर कहा जाए तो हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जनसंख्यांकी मानव जनसंख्या का संख्यांकी अध्ययन है। मानव जनसंख्या को बतलाने के लिए जो संख्यांकी अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्यांकी कहते हैं। जनसंख्यांकी को हम सामान्य विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि यह मानव आबादी की विस्तृत जानकारी को प्रदान करता है। इस प्रकार जनसंख्यांकी का संबंध ऐसी आबादी से है जो समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तन होती रहती है और उसमें जनसंख्या के आकार, संरचना एवं वितरण, जन्म, प्रवास के साथ साथ मृत्यु को भी दर्शाया जाता है। जनसंख्यांकी के अंतर्गत हम मानव जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को आसानी से और विस्तृत रूप से जान पाते हैं, जिसके अंतर्गत उसकी संरचना, उसके आकार, उसका विकास, उसके जन्म और मृत्यु तक को जाना जाता है। मतलब संपूर्ण परिवर्तन के अध्ययन को आसानी से समझा जा सके अगर, तो वो जनसंख्यांकी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जनसंख्यांकी को हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करते हैं। पहला है डेटा संग्रह। डेटा संग्रह वो दो प्रकार से होता है। पहला हो गया प्रत्यक्ष डेटा संग्रह और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष डेटा संग्रह। डेटा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से संग्रहित हम कर सकते हैं। प्रत्यक्ष डेटा संग्रह महत्वपूर्ण पंजीकृत आंकड़ों से प्राप्त करते हैं। किसी गांव या किसी समाज की जनसंख्या कितनी है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम डेटा के माध्यम से जानते हैं। कभी कभी आपको देखने मिलेगा कि आपको ब्लॉक के माध्यम से पता चलता है कि किस गांव की जनसंख्या कितनी है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष डेटा। इसके अंतर्गत जो सभी जन्म और मृत्यु की घटनाओं की जानकारी रखने के साथ साथ कानूनी स्थिति में कुछ खास परिवर्तन जैसे विवाह, तलाक और प्रवास, जिसमें निवास स्थान का पंजीकरण होता है, इसकी आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। प्रत्यक्ष डेटा संग्रह के अंतर्गत सभी नीतियों के आधार पर वहां के जनसंख्या से संबंधित जन्म और मृत्यु के साथ साथ विवाह का भी आकलन एक पंजीकरण के रूप में किया जाता है और उस डेटा को संग्रहित किया जाता है। अप्रत्यक्ष डेटा संग्रह क्या है? जबकि आंकड़े एकत्रित करने के अप्रत्यक्ष तरीकों की जरूरत उन देशों में होती है जहां पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। अगर पूरा आंकड़ा उपलब्ध ना हो जनसंख्या का तो वो अप्रत्यक्ष डेटा संग्रह के अंतर्गत आता है। इसमें आंकड़े एकत्रित करने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है वो है जैसे वहन विधि, जिसमें सर्वेक्षण के शोधकर्ता
महिलाओं से यह जानकारी जुटाते हैं कि उनकी बहनों में कितनी मर गई है या उनके कितने बच्चे थे और कितनी उम्र की थी। मतलब अप्रत्यक्ष डेटा संग्रह के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों का भी डाटा का आकलन किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है जो मर चुके हैं। सपोज मान लीजिए किसी घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन अभी 3 ही जीवित हैं, 2 मर चुके हैं। लेकिन अगर संपूर्ण डेटा को आकलन किया जाए तो उसमें 5 सदस्य थे, 2 मर चुके हैं। तो उन सभी डाटा को एकत्रित किया जाता है जो कि अप्रत्यक्ष डेटा संग्रह में आते हैं। उन सभी डेटाओं का आकलन होता कैसे? क्योंकि वो तो मर गए हैं, तो वो मर गए हैं तो उसके परिवार के व्यक्ति ही सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ, इस परिवार में 5 व्यक्ति थे जो कि दोनों का देहांत हो चुका है और 3 ही बचे हैं। उनके घर वाले से ही पूछकर पता चल सकता है। तो इसमें शोधकर्ता महिलाओं से यह जानकारी जुटाते हैं कि उनकी बहनों में कितनी मर गई है और कितने बच्चे थे जो कि अभी जीवित है और कितने मर गए हैं। इन सर्वेक्षणों के साथ शोधकर्ता परोक्ष रूप से संपूर्ण जनसंख्या के लिए जन्म और मृत्यु दर का अनुमान लगा सकते हैं। टोटल जन्म और मृत्यु दर से संबंधित जानकारी वहां के सदस्य, घर के सदस्य दे सकते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर आदि को भी शामिल किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे। दूसरा पॉइंट है जनसंख्यांकी कारक क्या है। इसके निम्नलिखित कारक है। पहला हो जाएगा जनसंख्या का आकार, दूसरा हो जाएगा आयु, तीसरा लिंग, चौथा हमारा क्या हो जाएगा वैवाहिक कार्य और पांचवा राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव। जनसंख्या का आकार, तो जनसंख्या का आकार का समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए घनी आबादी वाले देश जैसे भारत, जापान, चीन इत्यादि में लोगों का निम्न जीवन स्तर पाया जाता है, जबकि न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कम जनसंख्या होने के कारण वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा पाया जाता है। मतलब अगर समझा जाए तो ये क्या है, जनसंख्या के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। मतलब अगर ज्यादा जनसंख्या है किसी देश में तो वहां के लोग गरीब हैं, वहां का जीवन स्तर नीचा है, और जिस देश में कम जनसंख्या है तो वहां के लोग क्या है, अमीर है, वहां का जीवन स्तर ऊंचा है। आयु पे भी डिपेंड करता है। आयु पे हम कह सकते हैं कि जिस देश की जनसंख्या का अधिकतर भाग युवक, बच्चों और नौजवान की होती है, वहां की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था अधिक उत्साहित होती है। वहां पे परिवर्तन को शीर्ष स्तर पर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जिस देश में युवा ज्यादा होंगे वहां पे क्या होते हैं, वहां परिवर्तन लाने के लिए क्या होता है, मोर्चों का प्रयोग किया जाता है, आंदोलन का प्रयोग किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है कि नहीं इसको बदला जाए। तो वहां की युवा पीढ़ी ही क्या करते हैं, आगे निकलते हैं। तो जिस देश में अगर आयु की तुलना करें तो जिस देश में ज्यादा युवक हैं, बच्चे हैं, वहां विकास भी ज्यादा होता है। लिंग आधारित जनसंख्या में यह स्पष्ट करती है कि स्त्री पुरुष जो अनुपात होते हैं हमारे समाज में वो लिंग पर आधारित होते हैं। कभी कभी यह देखा जाता है कि किसी देश या राज्य की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक होती है, तो कभी यह पाया जाता है कि महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। जबकि यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम हो तो बहुत से पुरुषों से एक स्त्री विवाह करेगी। अगर लिंग में कमी पाई जाती है, मतलब ठीक अनुपात में वहां की जनसंख्या नहीं पाई जाती है, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि महिलाओं की संख्या कम होने के कारण पुरुषों की विवाह जो होती है, 4-5 पुरुषों की विवाह एक महिला से होती है। कभी पुरुषों की जनसंख्या अगर कम होती है तो एक महिला की विवाह 3-4 पुरुषों से की जाती है। ये लिंग अनुपात में असमानता पाए जाने के कारण ऐसी होती है। इसे हम क्या कह सकते हैं, बहुपति प्रथा कह सकते हैं, या फिर बहुपति प्रथा भी कह सकते हैं। जिस समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम होती है, ऐसे समाज में संभवतः स्त्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा भी देखा गया कि जिस समाज में महिलाओं की संख्या कम है वहां पे महिलाओं को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। वैवाहिक कार्य, वैवाहिक तथा अवैवाहिक सदस्यों के अनुपात से भी सामाजिक परिवर्तन प्रभावित होता है। अतः जिस समाज में वैवाहिक सदस्यों की संख्या अधिक होती है उस समाज में जन्म दर अधिक होने के साथ साथ आश्रितों की संख्या भी अधिक होती है। इसको शॉर्टकट अगर समझें वैवाहिक कार्य को,
कि जिस समाज में विवाह को वैल्यू दिया जाता है, विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब बच्चा बड़ा हुआ उसका विवाह दे देना है, वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा होता है और वहां बच्चों की संख्या भी ज्यादा होती है, वहां जन्म दर भी क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, 18 साल हो रहा है, उसकी शादी दे दी जाती है, फिर उसका बच्चा हो जा रहा है, तो वहां जन्म दर जो है उस समाज में या उस देश में या उस राज्य में अधिक होती है। और जन्म दर जो है वो सामाजिक परिवर्तन को भी तीव्र गति से प्रभावित करती है। इसी प्रकार अगर किसी समाज में बाल विवाह की प्रथा होने से वहां जनसंख्या क्या होती है, तीव्रता से बढ़ती है, साथ ही पति पत्नी के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी समाज में बाल विवाह का प्रचलन होता है, हालांकि ये अभी बैन हो चुका है, तो वहां पे क्या होता है कि पति पत्नी जो है उनके स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वैवाहिक कार्य भी हमारे समाज को प्रभावित करती है। राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव, तो राजनीतिक व्यवस्था की प्रभाव को अगर देखें तो जनसंख्या वृद्धि से निवास स्थान की कमी हो जाती है। अगर कहीं पे ज्यादा जनसंख्या है तो वहां पे देखिएगा जमीन का शॉर्टेज है, यहाँ पे वहां रहने में क्या होता है, जब दिक्कत होती है। आप गांव देहात में जाइए, वहां जमीन बहुत ज्यादा मिलेगा, एक एक व्यक्ति का बीघा में जमीन होता है, लेकिन शहर में आइए तो एक व्यक्ति एक ही रूम मिलता है, फ्लैट में रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि से निवास स्थान की कमी हो जाती है। इसके लिए पहले तो स्थान की खोज की जाती है या अन्य उपाय किए जाते हैं, परंतु सफलता ना मिलने पर क्या होता है, कभी कभी वहां पे प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है, युद्ध जैसा भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे जर्मनी तथा इटली का युद्ध के लिए आगे आना जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम था। जनसंख्या वृद्धि नहीं होने तक वहां शांति थी। अगर एक उदाहरण देखें, जर्मनी तथा इटली में जब जनसंख्या कम था तो वहां पे किसी प्रकार का युद्ध नहीं था, लेकिन जिस तरह जनसंख्या बढ़ने लगी तो वहां पे वो क्या हुआ, युद्ध होने लगा। इसके अतिरिक्त जनसंख्या बढ़ने पर किसी राज्य में कानूनों का प्रभाव भी क्या होता है, घटने लगता है। जनसंख्या ज्यादा है, लोग आजीविका के लिए दौड़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, लोग वैधिक कार्य नहीं करेंगे, इलीगल काम करेंगे। इलीगल काम करेंगे तो कानून का भी जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिससे क्या होगी, जिससे प्रशासन और न्याय को चलाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः राज्य की प्रगति, शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनसंख्या एक क्या है, महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। इसीलिए जनसंख्या का कम होना या जनसंख्या को कम रखना किसी देश के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है। अगर किसी देश की जनसंख्या कम है तो वहाँ का शासन व्यवस्था, वहाँ की प्रगति, वहाँ का जो स्टैंडर्ड है, वहाँ का जो जीवन शैली है, वहाँ का जो जीवन स्तर है वह उच्च होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की अवधारणा का वर्णन कीजिए, जो कि जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा जाति और वर्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, भारतीय गांव में सामाजिक गतिशीलता का वर्णन कीजिए। अथवा जाति गतिशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को हम निम्न बिंदु द्वारा विस्तृत रूप से डील करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा जाति की अवधारणा। सबसे पहले समझेंगे कि जाति क्या है, जाति के क्या कारक है, जाति की क्या अवधारणा है। रिजले के अनुसार, रिजले जो है वो समाजशास्त्री थे, तो रिजले के अनुसार जाति क्या है, मजुमदार तथा मदन के अनुसार जाति की क्या परिभाषा है, और केतकर के अनुसार जाति और वर्ग क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जाति क्या है। तो जाति शब्द विभिन्न मदों के अनुसार अगर जाने तो जाति जो है वो संस्कृत के धातु रूप जनि से उत्पन्न हुई है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो जाति शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द से भी लिया गया है। अंग्रेजी शब्द के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। जाति अंग्रेजी शब्द के कास्ट का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। इसका पहला प्रयोग, जाति शब्द का पहला उपयोग जो किया गया था वो सन 1563 ईस्वी में ग्रसिया डी ओर्टा के द्वारा किया गया था। उनके अनुसार जाति जो है वो पैतृक रूप से प्राप्त होता है। अगर रिजले के अनुसार देखा जाए तो जाति परिवार या कई परिवारों का क्या है, संकलन है, कलेक्शन है। एक जाति से यह बोध होता है कि ये एक कम्युनिटी है। जाति एक समूह को दर्शाता है। जाति एक विशेष स्थान को भी दर्शाता है, विशेष टोला या विशेष ग्राम को भी दर्शाता है। जबकि मजुमदार तथा मदान के अनुसार जाति एक बंध वर्ग है। जब कोई भी वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो वह जाति कहलाता है। इनके अनुसार जाति वंश क्रमानुसार था। मतलब अगर किसी व्यक्ति
किसी जाति के हैं और उनका बच्चा है तो वो उसी जाति का होगा। मतलब वो इसे जेनेटिक बताया कि अगर कोई व्यक्ति एक विशेष जाति का है और उसके 5 बच्चे हैं तो वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाते हैं, उस जाति के हो जाते हैं। जबकि केतकर के अनुसार जाति और वर्ग भिन्न भिन्न होते थे। जाति जिस रूप में आज है उसे एक सामाजिक समूह के रूप में समझा जा सकता है। हम लोग क्या समझते हैं कि ये इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं, तो एक जाति विशेष के लोग एक विशेष क्षेत्र में भी रहना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे हम जानेंगे यहाँ अधिकतर बिहार में क्या पाए जाते हैं, क्या कौन से लोग रहते हैं, यादव रहते हैं। अगर हम झारखंड में आए तो अधिकतर लोग यहाँ पे आदिवासी होते हैं। तो एक विशेष क्षेत्र में भी विशेष जाति का वर्णन किया गया है जो मुख्यतः 2 विशेषताओं से मिलकर बनता है। पहली यह है कि इसके सदस्य जन्म से ही बन जाते हैं। कभी कभी जो है जाति की अगर वर्णन करें तो वो जन्म से ही वो जाति के हो जाते हैं। दूसरी बात पर अगर ध्यान दें तो सदस्य क्या होते हैं, अत्यंत कठोर सामाजिक नियम एवं समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। किसी जाति विशेष की अगर बात करें तो एक जाति के व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते हैं। ये पहले की अवधारणा थी। अगर वो उस तरह के कार्य करते हैं या नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनसे उस समाज से निकाल दिया जाता था। ये हमारे प्राचीन समय की अवधारणा है। लेकिन अभी जाति और वर्ग को 2 विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जाति से एक विशेष जाति का वर्णन होता है जो कि जन्म से प्राप्त होता है, जबकि वर्ग जो है वो हमें अपने मूल सिद्धांतों के आधार पर यहाँ के रहन सहन और यहाँ के पोशाक, यहाँ के कर्म एवं अनुष्ठान के अनुसार उसे वितरित किया जाता है। जाति व्यवस्था में जीवन शैली को क्रमबद्ध किया जाता है जिनके आधार पर, उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसे इस समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। तो वो तो किस जाति का, ब्राह्मण जाति का है, लेकिन उसका दर्जा क्या, उसका क्लास क्या है, उसका वर्ग क्या है, उसका वर्ग सबसे ऊंचा है। तो ये हम जाति और वर्ग को अगर समझे तो जाति अलग चीज है। जाति क्या है, वो वंशानुकर्म है, कर्मागत है। जबकि वर्ग जो है वो हमारे समाज में बांटा गया एक पोस्ट है, कर्म है। जैसे ब्राह्मण को क्या किया है, बड़ा वर्ग में दिया गया है, बड़ा जाति का दर्जा दिया गया है। उसी तरह ब्राह्मण चाहे निर्धन हो या फिर जाति सोपान कर्म में उसका दर्जा सबसे नीचा, सबसे वो निर्धन क्यों ना हो लेकिन उसका दर्जा सबसे ऊंचा होगा। हमारे समाज में जाति वर्ग को जो बांटा गया है, ब्राह्मण अगर वो आर्थिक स्थिति से बहुत कम हो, मतलब वो ब्राह्मण हो लेकिन वो बिल्कुल गरीब हो, लेकिन फिर भी उसका दर्जा क्या है, सबसे ऊंच होता है। यह हमारा सामाजिक अवधारणा है और यह चलता आ रहा है। जबकि अन्य जातियों में उसे असीमित सम्मान मिलता है। और अगर देखा जाए, लेकिन अगर ब्राह्मण पुजारी जो है वो अनुष्ठानों के माध्यम से उन्हें कानूनी रूप से शासक का दर्जा देते हैं। दूसरी ओर अगर देखेंगे तो दूसरी जाति के लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण को उच्च दर्जा देते हैं और उन्हें पूजा पाठ या ग्रंथ पढ़ने का अधिकार देने के साथ साथ उसे उच्च दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे अन्य जातियों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। वो अपने विधि विधान के द्वारा, अपने ग्रंथों के अनुसार वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए भी उसे उच्च दर्जा दिया गया। लेकिन अगर कोई नीच जाति के लोग अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर है या फिर वो आर्थिक स्थिति से मजबूत है लेकिन फिर भी उसे वर्ग, उसे उसका स्तर जो होता है वो नीचा ही होता है। मतलब जाति के साथ साथ जो है उस व्यक्ति का वर्ग भी बदल जाता है, जिससे यह हमारे समाज की अवधारणा और संकल्पनाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। और ये जाति व्यवस्था को लागू करने के साथ साथ जाति व्यवस्था के अवधारणा को स्पष्ट करती है, जो कि हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ लोगों के रहन सहन और उसके दर्जा और समानता असमानता को क्या करती है, दर्शाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमानी प्रथा का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए, अथवा जजमान कौन होते हैं स्पष्ट कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है जजमानी प्रथा क्या, उसे जानेंगे। जजमान की परिभाषा क्या है, रेड्डी के अनुसार जजमानी क्या है, जजमानी की प्रथा की विशेषताएं क्या क्या है, उसे जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेवाओं का आदान प्रदान, अनुवांशिक पुरस्कारों की व्यवस्था, परिजन तथा जजमान के बीच अस्थायी संबंध। और नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे सेवाओं की निश्चितता। सबसे पहला हम जानते हैं जजमानी क्या है। तो जजमानी शब्द का अर्थ संस्कृत के यजमान से लिया गया है,
जो पुजारियों का उपयोग यज्ञ कराने के लिए करता है, और उस पर आश्रित परिवार जजमानी कहलाते हैं। मतलब पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर किसी पुजारियों को यज्ञ कराने के लिए बुलाया जाता था तो वो उसके लिए वे लोग जजमानी शब्द का प्रयोग करते थे, और जो लोग उसे बुलाते थे, मतलब जो लोग पुजारियों को बुलाते थे अपने घर में अनुष्ठान करवाने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए, जो आश्रित लोग होते थे उसे जजमानी कहते थे। मतलब सपोज अगर मान लीजिए अगर हम पुजारी हैं तो हम जजमानी हो गए, और हम बुला रहे हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, तो हमारा परिवार जो है वो जजमानी कहलाता है। ग्रामीण सभ्यताओं में कृषक गृहस्थ ही जजमान होता था। ग्रामीण सभ्यता में जो व्यक्ति किसान थे, खेती बाड़ी से संबंध थे, वो क्या थे? जजमान थे, और बाकी सब लोग एक तरह से उसके पुरोहित होते थे। परंतु समाज शास्त्र में आज इस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में ना होकर मालिक के लिए किया जाता है, अर्थात जिसके लिए कार्य किया जाता है वही क्या है? जजमान के रूप में माना जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? वो जजमान हो गए, और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के यहाँ कार्य करने के लिए जा रहे हैं वो जो प्रक्रिया है वो जजमानी हो गया। इस प्रकार जजमान की जो परिभाषा है वो डॉक्टर वाइवर के अनुसार है, जजमान शब्द का प्रयोग उन सभी व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो नियुक्तिकर्ता का संबंध रखते हैं, अर्थात इस प्रथा के अंतर्गत जाति का कोई निश्चित पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। दूसरी शब्दों में अगर जजमान को हम समझें तो जजमान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मण से अनुष्ठान आदि संबंधी कार्य को करवाता है। मतलब जो व्यक्ति धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मण से कार्य करवाए, ब्राह्मण से अनुष्ठान करवाए, उसे क्या कहते हैं? उसे जजमान कहते हैं। सपोज अगर हम किसी पूजा पाठ के लिए किसी पंडित जी को बुलाते हैं तो हम क्या हो गए? हम जजमान हो गए। इस प्रकार जजमान एक संरक्षक के समान है, परंतु व्यापक दृष्टिकोण से हम यह देखते हैं तो गांव में जजमान शब्द उन सभी के लिए प्रयुक्त करते हैं जो नियुक्तिकर्ता से संबंध रखते हैं। मतलब जो व्यक्ति क्या करते हैं? उसे कार्य देते हैं या फिर सेवा करने का मौका देते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वह जजमान होते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति विशेष को क्या करते हैं? खाना दे रहे हैं या फिर सुविधा दे रहे हैं, किसी प्रकार का उसे सुविधा के साथ साथ उसे अनाज दे रहे हैं, तो हम जजमान हैं। मतलब मालिक के लिए अब धीरे धीरे जजमान शब्द का प्रयोग जो है वो मालिक के लिए किया जाने लगा, या फिर उस व्यक्ति के लिए किया जाने लगा जो कि नियुक्ति करता है। अतः सरल शब्दों में अगर हम कहें तो इस प्रथा में जिस परिवार या परिवार के सदस्यों के लिए कार्य किया जाता है वे जजमान कहलाते हैं। इसमें जो होते हैं वो सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है। जजमानी प्रथा में क्या होता है? सेवाओं का आदान प्रदान होता है। जजमानी प्रथा में जजमान तथा परिवजन के मध्य क्या होता है? अच्छे संबंध पाया जाता है। इस प्रथा में एक जाति के सदस्य अन्य जाति के सदस्यों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कोई पंडित जी है तो वो जाति विशेष के लिए पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो लगभग सभी जाति विशेष के लिए ही क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। इस प्रकार क्या होता है? सेवाओं का भी आदान प्रदान हो जाता है। हम दूसरे जाति के लोगों के लिए पूजा पाठ करते हैं तो उन जाति से भी हमें क्या मिलता है? सेवा के रूप में रिटर्न में बहुत कुछ मिलता है। अनुवांशिक अगर देखा जाए तो जजमानी प्रथा जो है वो अनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है। जैसे पंडित जी का बेटा पंडित जी ही होता है। अगर कोई जाति विशेष के लोग मंत्र भी जानते हैं, ग्रंथ भी जानते हैं, लेकिन उसे वैल्यू नहीं दिया जाता है। पंडित जी है तो उसके जो उसका जो लड़का होगा, जो ब्राह्मण है तो उसका जो लड़का होगा वही क्या होगा? ब्राह्मण होगा। अनुवांशिक रूप से उसे वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पुरस्कारों की व्यवस्था होती है। इस प्रथा में परिवारों को उनकी सेवाओं के बदले पुरस्कार देने की व्यवस्था होती है। जैसे कभी वो क्या होता है कि हमारे परिवार में या फिर हमारे समाज में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराया जाता है तो ब्राह्मण को उसके बदले पुरस्कार दिया जाता है। जैसे आलू, चावल, इसके बाद उसे चावल के साथ साथ उसे कुछ अन्य वस्तुओं के साथ साथ उन्हें क्या दिया जाता है? उन्हें रकम भी दिया जाता है, पैसा भी दिया जाता है, जिससे सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है और उसके साथ साथ एक संबंध भी बना रहता है। इस प्रकार जजमान के बीच जो है वो अस्थायी संबंध भी बना रहता है कि हाँ, इतने लोगों का जो पूजा पाठ है, अनुष्ठान जो है इस पंडित जी के द्वारा होना है। तो एक जो ब्राह्मण होते हैं उनका एक क्षेत्र भी बंधा हुआ रहता है कि
इस ग्राम में मैं ही पूजा करूंगा, उस ग्राम में वो पंडित जी पूजा करेंगे। इस तरह करके भी क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष के लोगों से उनका एक अस्थायी संबंध बन जाता है और उस अस्थायी संबंध के आधार पर वो सेवाओं को प्रदान करता है। इस प्रकार जजमानी प्रथा से क्या होता है, लोगों में और ब्राह्मण में या फिर जो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उसके बीच एक अहम भूमिका होती है, उसके बीच एक अस्थायी संबंध बन जाता है, जो कि इस प्रथा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल के स्वरूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए अथवा भारत में फसल ढांचा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया है। या फिर तो चलिए सबसे पहले 4 नंबर को ही समझते हैं। भारत में फसल के स्वरूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए अथवा भारत में फसल ढांचा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कृषि का संबंध जो होता है वो खेती और वानिकी के माध्यम से होता है। मतलब अगर भारत में फसल के स्वरूप को अगर समझा जाए तो हम कृषि को समझेंगे। तो कृषि का संबंध किससे होता है, खेती और वानिकी के संबंध से होता है, और इसके माध्यम से खाद्य तथा अन्य सामानों के उत्पादन से संबंधित कार्यों को किया जाता है। कृषि एक मुख्य विकास के माध्यम में उसका संरचना को देखा जाता है। मतलब अगर देखा जाए स्वतंत्रता के बाद कृषि को अनेक रूपों में स्वरूप प्रदान किया गया है। फसल उगाने के लिए कृषि में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाए गए हैं। फसल को उन्नत रूप देने के लिए उसके ढांचों को परिवर्तित किया गया है। अर्थात कृषि में विकास और वृद्धि लाने के लिए, कृषि के स्वरूप को उन्नत करने के लिए सिंचाई सुविधा के साथ साथ अनेक ऐसे योजनाओं को लागू किया गया है जिससे किसानों को सही तरीके से और अच्छी जानकारी अन्य के बारे में मिल सके और फसल उगाने की पद्धति से उसे अवगत कराया जाए। अगर देखा जाए तो सिंचाई सुविधा में होने से क्या होते हैं, उसे विस्तार होता है। सिंचाई सुविधा होने से खेतों में क्या होता है, फसलों की विस्तार होती है, जहां एक ही वर्ष में एक से अधिक फसलें भी उगाई जा सकती है। अगर सिंचाई की सुविधा हो, अगर हम पानी में आश्रित ना हो, तो क्या हो सकता है, एक साल में एक जमीन से 3-4 फसलों की खेती की जा सकती है। इस प्रकार खेतों के अंतर्गत आने वाली कुल जमीन, जिसमें एक खेत को 2 से 3 बार जुताई कर उससे अलग अलग तरह के फसल उगाए जा सकते हैं और उसमें बुआई भी की जा सकती है। इस प्रकार किसानों की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आ सकते हैं और उसमें फसल के उन्नत बीजों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर खाद्यान्न के बारे में देखा जाए तो खाद्यान्न में जो फसल आते हैं वो है चावल, गेहूं, मिलेट, दालें, ये सब जो है बाजरा, जौ, ये सब क्या आते हैं, वो खाद्यान्न में आते हैं। जबकि गैर खाद्यान्न में अगर किसानों के द्वारा खेती की जाती है तो उसके अंतर्गत तिलहन, रेशा, जिसके अंतर्गत कपास, जूट, अन्य फसलें भी आ जाते हैं। इन सभी फसलों को एक वर्ष के अंतर्गत अलग अलग समय पर उगाकर किसान क्या करते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। ये तभी हो पाता है जब सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती है जो किसान हित में होती है। जैसे सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, जोताई के लिए उसे कृषि यंत्र प्रदान करना, उसके साथ साथ उसे कृषि केंद्र या फिर कृषि सूचनाओं के माध्यम से बीजों को कैसे उगाया जाए, बीजों को कैसे बोया जाए, उसके लिए पर्याप्त जानकारी दी जाती है। ये सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं के फलस्वरूप ही ये हो पाता है, जिससे किसान क्या करते हैं, अपने इकोनॉमी में भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उसके साथ साथ उसकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता है और उसके विकास, सामाजिक स्थिति के साथ साथ उसका क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण ऋण बाजार की संकल्पना का विवेचन कीजिए। तो ग्रामीण ऋण बाजार क्या है, सबसे पहले हम इसे जानते हैं। किसी भी उत्पादक उद्यम के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर किसी उत्पादक को कोई प्रोडक्शन करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो सबसे पहले उसे किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। भूमि के बाद खेत में निवेश के लिए पूंजी आवश्यक है। अगर हम देखें कि किसी भी खेती के लिए क्या होता है, सबसे पहले उसे अनाज खरीदना पड़ता है, उसे बीज खरीदना पड़ता है,
इसके बाद उसकी बुआई होती है, जुताई होती है, इस प्रकार ये प्रक्रिया चलता रहता है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? निवेश चाहिए, उसके लिए पूंजी चाहिए, जो किसान को अपने उत्पादन में वृद्धि करने में सामर्थ्य बनाती है। और अगर इस तरह का उपलब्धि उसके पास होता है, अगर किसान के पास पूंजी होती है, तो उसकी जो उत्पादक वृद्धि होती है उसमें क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। यह समस्या किसान के मामले में अधिक गंभीर है, क्योंकि एक खेत को जोतने, फसल की कटाई करने और उत्पादन माल को बेचने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। अगर किसी खेती के संबंध में देखें कि फसल के कटाई से लेकर उसके पूरे बाजार में जाने तक की प्रक्रिया में लगभग एक किसान को 6 से 8 महीना लग जाता है, जिससे किसानों को क्या करता है? किसानों को अधिक समय का निवेश करना पड़ता है, उसे अधिक समय देनी पड़ती है। और यहाँ क्या होती है? कभी कभी इसे फसल की उगाई के लिए ऋण भी लेनी पड़ती है, जो कि इसके निर्धन का भी कारण बन जाता है। कभी कभी मौसमी और अपर्याप्त बेरोजगारी का भी कारण बन जाता है। कम मजदूरी और निःशुल्क शिक्षा और अस्वस्थ सेवाओं का भी ये कारण बन जाता है। अगर किसान के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी ना हो तो ये उसके गरीबी का भी कारण बनता है। कभी कभी क्या होता है कि मौसमी फसल लगाएं और मौसम क्या हुआ? खराब हो गया, पानी नहीं हुआ ठीक मौसम में, तो वो मौसमी बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है। कम मजदूरी भी मिलती है, किसानों को कम मजदूरी भी मिलती है अगर दूसरे किसी खेत में अगर कार्य करते हैं तो। इस प्रकार क्या होता है? वो ग्रामीण ऋण से क्या होते हैं? अवगत हो जाते हैं। ग्रामीण ऋण को अगर दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो ये क्या है? घटनाओं की रिपोर्ट सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज में क्या होते हैं? दर्ज होते हैं। सपोज अगर कोई कृषि लोन प्राप्त करता है, कोई किसान कृषि लोन के लिए क्या है? वाणिज्य कृषि ग्रामीण शाखाएं भी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो भारत सरकार के लिए किसानों के लिए जो कृषि लोन दिए जाते हैं, कभी कभी किसान उस लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं, भुगतान नहीं कर पाते। यह इसलिए होता है क्योंकि हम तो ऋण ले लिए, किसान है, हम ऋण ले लिए, हम बीज भी खरीद लिए, हम बो भी दिए, लेकिन अगर समय पर बारिश नहीं होती है तो हम उस ऋण के ऋणी हो जाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण ऋण बाजार में क्या होता है? एक किसान तभी सही तरीके से अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है जब उसे सही सुविधा और सही जानकारी प्रदान की जा सके, और वो अपने ऋण की जो भुगतान है, ऋण की जो किस्त है, उसे वो ससमय रिपेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार की मुख्य संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। ग्रामीण रोजगार से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे ग्रामीण लोगों की रोजगार की बात की जा रही है। तो बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण रोजगार को जानने के लिए हमें सबसे पहले ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में जानना पड़ेगा कि ग्रामीण बेरोजगारी जो है वो एक गंभीर समस्या है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आर्थिक गतिविधियां परिवार आधारित होती है। कोई भी कार्य अगर होता है वो परिवार के आधारित होती है। इसके फलस्वरूप कामगार और गैर कामगार आर्थिक और घरेलू गतिविधि के बीच हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। मतलब ग्रामीण लोगों के बीच छोटे मोटे ही काम होते हैं। ग्रामीण लोग जो होते हैं वो कृषि आधारित कार्य पर ही डिपेंड करते हैं, और बाकी वो क्या करते हैं? मौसमी बेरोजगार होते हैं। मतलब किसी किसी मौसम में उसे कार्य भी नहीं मिलता है। तो ग्रामीण रोजगार को कम करने के लिए कभी कभी क्या होता है? लोगों को सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं से जोड़ा जाता है, जिससे उसकी रोजगार की या फिर आजीविका की उपलब्धता प्राप्त होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रामीण श्रम बाजार में क्या होता है कि कामगारों को काम दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए खेती हो रही है तो उसे बुआई के लिए लोगों को उसमें जोड़ा जाता है, जिससे उसकी बेरोजगारी जो होती है कम होती है। कभी कभी किसी योजनाओं को लागू किया जाता है सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें बहुत सारे युवक को जोड़ा जाता है, जिससे युवकों को रोजगार प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्धनता रेखा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा निर्धनता की संकल्पना एवं मापदंडों की रूपरेखा बताइए, अथवा सापेक्ष एवं पूर्ण निर्धनता पर नोट लिखिए, अथवा सेन सूचकांक पर टिप्पणी कीजिए, अथवा गरीबी की अवधारणा और मापकों की चर्चा कीजिए, जो कि दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा गरीबी के आयाम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया है। अथवा निर्धनता की परिभाषा दीजिए या फिर निर्धनता के माप का वर्णन कीजिए, जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अथवा निर्धनता की अवधारणा की चर्चा कीजिए। यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि निर्धनता क्या है, निर्धनता रेखा किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। तो इसे समझने के लिए, इस क्वेश्चन को जानने के लिए निम्न बिंदु को पहले जानेंगे एक एक करके। तो पहला बिंदु है निर्धनता रेखा। दूसरा है निर्धनता की संकल्पना क्या है, निर्धनता क्या है, इसकी क्या कारक है। तीसरा है निर्धनता संबंधी आयाम और निर्धनता के क्या मापदंड है, आखिरकार कौन निर्धन है या फिर कौन गरीब है, इसके क्या मापदंड है, इसको एक एक करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि निर्धनता रेखा क्या है या निर्धनता से हम क्या समझते हैं। तो भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा को परिभाषित 1962 में किया गया था और इसे परिभाषित करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो थे प्रोफेसर गॉडगिल, डॉक्टर D.N. गांगुली, डॉक्टर लोकनाथन। ये सब क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे जो कि निर्धनता को परिभाषित किए थे। अब निर्धनता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, निर्धनता आखिरकार है क्या, उसे जानते हैं। निर्धनता रेखा का निर्धारण उस प्रति व्यक्ति मासिक व्यय से किया जाता है जो न्यूनतम दैनिक आहार की आवश्यकताओं तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब निर्धनता रेखा का निर्धारण व्यक्ति के मासिक आय से किया जा सकता है। एक व्यक्ति का मासिक आय कितना है, इससे भी आकलन किया जा सकता है, या फिर उस व्यक्ति का मासिक आहार में, दैनिक आहार में जो आवश्यकताएं होती है वो है क्या नहीं, इससे भी निर्धनता का आकलन किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए बुनियादी आवश्यकताएं जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा, मनोरंजन आदि को पूरा करने के लिए अगर आवश्यक तत्व एक व्यक्ति को प्राप्त है तो वह निर्धन रेखा से ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ स्वस्थ शिक्षा और मनोरंजन आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं है तो वह निर्धन रेखा से क्या है, नीचे है। वर्ष 1960-61 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपये को प्रति व्यक्ति महीना माना गया था, जो कि अगर किसी व्यक्ति का खर्च 20 रुपये है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 25 रुपया है तो 1960-61 के आकलन के अनुसार वह व्यक्ति निर्धन रेखा से ऊपर है या फिर नीचे है। मतलब लोगों की प्रति व्यक्ति मासिक आय के आकलन के अनुसार लोगों की निर्धनता को दर्शाया जा सकता है। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की वार्षिक आय 20 रुपया थी तो वो निर्धन रेखा से ऊपर थे, और शहरी क्षेत्रों में 25 रुपया थी तो निर्धन रेखा से ऊपर थे। अगर इससे कम थे तो वो निर्धन रेखा से नीचे थे। यह धीरे धीरे एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि गरीबी रेखा को वो आकलन करता है, ये नेशनल सैंपल सर्वे संगठन NSSO के द्वारा यह देखा गया कि वर्ष 2004-05 के अनुसार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2100 कैलोरी लेने के लिए किए गए उपयोग को भी क्या किया जाता है, निर्धनता माप सीमा में रखा जाता है। अगर लोगों को सही तरीके से कैलोरी नहीं मिल पाती है खान पान में तो वो क्या होते हैं, वो निर्धन रेखा से नीचे आते हैं। निर्धनता की अगर संकल्पना को देखा जाए तो आयु या खपत निर्धनता के प्रमुख तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें लोगों को गरीबी की स्वास्थ्य स्थिति, खराब पोषण, अनपढ़ता, सामाजिक बहिष्कार, संवेदनशीलता और उनकी अयोग्यता के आधार पर भी देखा जा सकता है। निर्धन होने का एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि लोगों में क्या है, अशिक्षा का होना, लोगों में क्या है, खराब पोषण का होना, लोगों में स्वास्थ्य स्थिति का सही ना होना, लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना, लोगों में क्या होना, योग्यता ना होना, ये निर्धनता का कारण है। कभी कभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं जिसके कारण वो सही कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसे सही तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है, उसे सही कैलोरी नहीं मिल पाता, जो कि निर्धनता का कारण बनता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाती है, जिससे उसे अर्निंग नहीं हो पाता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2004 ने रोग मुक्त एवं निरक्षरता मुक्त 2 पहलू बताए जिसमें निर्धन व्यक्ति गरीबी से बच सकता है। अगर निर्धन व्यक्ति को
निर्धनता से बचाना है, अगर गरीब लोगों को गरीबी से बचाना है, तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? उसे रोग मुक्त करना पड़ेगा। और दूसरा क्या करना पड़ेगा? उसे साक्षर करना पड़ेगा। अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो अपने रोजगार के लिए, आजीविका के लिए सही कार्य का चयन करेंगे, जिससे उसे अर्निंग आएगी और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। उसके साथ साथ अगर लोग स्वस्थ होंगे, रोग मुक्त होंगे, निरोग होंगे, तो इससे भी उसकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। उससे क्या होगा? उसे व्यर्थ में पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा और वो निर्धनता से ऊपर आ सकते हैं। निर्धनता के मापदंड अगर देखा जाए तो इसका मापदंड यही हो सकता है कि निर्धनता का सर्वाधिक सामान्य मापदंड ऐसे लोगों की गिनती करना है जो गरीबी रेखा से नीचे है, और इसे देश की कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। मतलब हमारे देश को प्रति व्यक्ति आय जितनी मिलनी चाहिए, अगर वो मिल जाता है तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर है। अगर उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ उसे मनोरंजन और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर है। अगर लोगों को जो आवश्यक सुविधाएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, अगर नहीं मिल पाता है, लोगों को अगर रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, हाँ, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो वो निर्धनता रेखा से नीचे है, वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता के क्या कारण हैं? कृषक की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऋणग्रस्तता को जानने के लिए हम सबसे पहले इन बिंदुओं को अच्छी तरह से जानेंगे। पहला जानेंगे कि भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ऋणग्रस्तता के मुख्य कारण क्या 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 है। इसके मुख्य कारण निम्न बिंदु हैं: आय का कम होना, सहायक उद्योगों का अभाव, विरासत में ऋण मिलना, ब्याज की ऊंची दरें या मुकदमेबाजी, पशु हानि, बिक्री संबंधी सुविधाओं का अभाव। अब ऋणग्रस्तता, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ ऋणग्रस्तता होगा, है ना, तो आप लोगों को सुधार लेना है। तो ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम क्या है? इसके दुष्परिणाम भी हुए हैं। पहला, दासता, निर्धनता, भूमिहीन कृषकों की संख्या में वृद्धि, और नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है तनावपूर्ण सामाजिक संबंध। तो चलिए एक एक बिंदु को जानते हैं। तो पहला बिंदु है कि भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता। भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा लिए गए ऋणों से है। मतलब लिए गए ऋण के भुगतान और उसके डिसबर्स से है, उसके जो वो खुद लेते हैं अपने कार्यों को करने के लिए, उनसे संबंध। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे देश में ग्रामों की संख्या जो है वो बहुत अधिक है, और क्योंकि ग्रामों की उन्नति पर ही क्या है, देश की उन्नति निर्भर करती है, इसलिए ग्रामों की विकास के लिए नए नए योजनाओं को लागू किया जाता है। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जो है, किसानों को सही तरीके से उसकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जरूरतों को पूरा करने में योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। अगर ऋणग्रस्तता का कारण देखें तो ऋणग्रस्तता का सबसे पहला संबंध किसानों से होता है, क्योंकि वे अपने बच्चों की हर तरह से परवरिश करने में क्या करते हैं, वो किसान जो होते हैं वो खेती पे डिपेंड करते हैं, जिसके कारण उसे ऋण लेना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान ऋण लेने के लिए महाजन से मिलते हैं। महाजन वो व्यक्ति होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा वाला होते हैं। मतलब उन्हें, उनके पास बहुत सारी भूमि होती है, उसके साथ साथ उसके उसके पास क्या होते हैं, थोड़े बहुत रोजगार होते हैं, वो कारोबार करते हैं, जिसके कारण उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होते हैं। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी किसान या किसी गरीब लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं, वो जाके महाजन से ऋण लेते हैं, जो कि उच्च ब्याज दर में लेते हैं, और यही ग्रामीण ऋणग्रस्तता का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता में एक अगर देखा जाए, किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति या फिर किसान को तभी ऋण लेना पड़ता है जब उनके घरों के बच्चों की शादी विवाह होती है, उसके साथ साथ अगर कोई उत्सव में भाग लेना पड़ता है, या फिर किसी पूजा पाठ में क्या होता है, किसी सामान को खरीदना पड़ता है, अपने घरों की जरूरत को पूरा करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, वो साहूकार या महाजन के पास जाकर ऊंचे दर पर कर्ज लेते हैं, ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं, और फिर उस कर्ज को क्या करता है, उसे चुकाना पड़ता है।
और ऐसा पहले जमाने में ऐसा भी माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज ले लिया है महाजन या फिर साहूकार से, अगर वो व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पा रहा है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों को उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा। ये पहले होता था, जिसके कारण ये ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्या थी, उसमें वृद्धि हो रही थी। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के मुख्य कारण जो है वो आय का कम होना। किसान तो ऋण ले लेते थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो ऋण ले लेते थे, लेकिन ऋण को रिपेमेंट करने के लिए उसके पास कोई काम नहीं होता था, उसके पास कोई सुविधाएं नहीं होती थी। उसके पास अगर कृषि होती थी तो उससे वो फसल को बेचकर उतने पैसे जुगाड़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसे अपने फैमिली को भी चलाना पड़ता था, जिसके कारण आय का कम होना भी क्या था, वो ऋणग्रस्तता का कारण था। वो ऋण में दबे हुए रहते थे। किसान की आय क्या थी, बहुत कम थी। वो उसे क्या करना पड़ता था, अपने परिवार का भी भरण पोषण करना पड़ता था, जिसके कारण वो ऋण को चुका नहीं पाते थे और वो ऋणी रह जाते थे। साथ ही साथ सहायक उद्योगों का अभाव, कभी कभी उन्हें कार्य करने के लिए काम नहीं मिलता था। किसानों के पास अवकाश के समय के बाद कोई काम नहीं होता था। जब वो खेती कर लिए, खेती में व्यस्त रहते थे और खेती करने के बाद वो बैठे ही रहते थे, तो बाकी टाइम जब वो बैठे रहते थे उसको खाली टाइम में कभी कोई कार्य नहीं मिलता था, जिसके कारण उसकी आर्थिक आय में आर्थिक स्थिति में कोई वृद्धि नहीं होती थी। ठीक है, आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी, जिससे उन्हें ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता था और वो ऊंची दर में ऋण लेते थे। विरासत में ऋण मिलना, कभी कभी क्या होता था, विरासत में भी ऋण मिलता था। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि भारतीय किसान को विरासत में बजाय संपत्ति मिलने के पूर्वजों का ऋण या कर्ज मिल जाता था, जिसे अदा करना वे अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे। पहले जमाने में क्या होता था कि अगर किसी के पिताजी ऋण लिए हुए हैं और उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके पिता उस ऋण को चुकाते थे। इसलिए भी चुकाते थे क्योंकि वो उसे एक अंधविश्वास था कि यह धार्मिक कर्तव्य है, यह हमारे पिताजी के द्वारा दिया गया ऋण है और इसे चुकाना पड़ेगा। इस प्रकार का एक अंधविश्वास था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अब सोच में परिवर्तन हो चुका है, जिसके कारण भी वो लोग क्या होते थे, गरीब ही रह जाते थे। और दूसरा क्या होता था, विरासत में जो ऋण भार मिल जाने के कारण उसकी गरीबी मिटती नहीं थी। उसके गरीबी में किसी प्रकार की कमी नहीं होती थी और वो फिर से ऋण लेने के लिए विवश हो जाते थे। ब्याज की ऊंचे दरों का होना भी क्या होता था, उसके ऋण का जो पैसा है वो चुकाने में वो असमर्थ हो जाते थे, जिसके कारण वो क्या करते थे, ऋण को चुका नहीं पाते थे, क्योंकि उनका ब्याज ही इतना ज्यादा हो जाता था, जिसके कारण वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कर्ज में ही डूबे रह जाते थे। मुकदमेबाजी, कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा गया है कि जमीन विवाद के कारण किसान या फिर लोग क्या करते हैं, आपस में मारपीट या फिर झगड़े करने लग जाते हैं। खेतों के झगड़ों को लेकर कभी कभी उन्हें मुकदमा में भी फंसा दिया जाता था और मुकदमे में फंसे रहने के कारण उसके पास से बहुत सारा रुपया क्या होता था, खर्च हो जाते थे, जिसके कारण उसे ऊंचे दर पर फिर से क्या करना पड़ता था, साहूकार या महाजन से कर्ज लेना पड़ता था, जो कि उसके ऋणग्रस्तता का एक कारण है। पशु हानि, कभी कभी किसानों के पास जो पशु होते थे, पशुधन जो होते थे, कभी कभी अगर किसान को पैसा की जरूरत पड़ती थी तो वो क्या करते थे, बकरी हो या फिर भेड़ हो या फिर गाय हो, उसको बेचकर अपने जो आर्थिक स्थिति को वो मजबूत करते थे, या फिर जो पैसे की कमी होती थी उस पैसों की कमी की भरपाई करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर किसी प्रकार का क्या हो गया, पशु रोग आ गया, तो पशु मर जाते थे। ठीक है, पशु मरने के कारण भी क्या होते थे, उनकी जो आमदनी थी वो घट जाती थी। अगर वो कभी किसी से ऋण लिए होते हैं तो उस ऋण को वो चुका नहीं पाते थे। अगर उसके पास पशु होते तो उस पशु को बेचकर उस ऋण को चुका देते थे, लेकिन पशु हानि होने के कारण, पशु की मृत्यु हो जाने के कारण वो फिर ऋणग्रस्तता से जूझे हुए रहते थे। बिक्री संबंधी असुविधाओं का अभाव, बिक्री संबंधी सुविधा, कभी कभी क्या होता था कि किसान जो है अपनी कृषि की पैदावार का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता था। ये इसलिए भी नहीं कर पाता था क्योंकि किसान जो अपने पैदावार का उचित मूल्य प्राप्त करता, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपने फसल को बेचते थे, जिसके कारण उसे महाजन जो है वो सस्ते दर पे ही खरीद लेते थे, जिसके कारण उसकी आमदनी में वृद्धि नहीं होती थी और वो बाजार से या फिर अगर देखा जाए शहर की मुख्य धारा से जुड़े हुए भी नहीं रहते थे, डरते हैं बाहर जाने में, या फिर उसको ले जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है अपने फसल को, जिसके कारण वो बाध्य होकर क्या करते हैं, महाजन को अपनी फसल को बेच देते हैं।
महाजन को फसल को कम कीमत में बेचना भी क्या होता है, उनके आर्थिक जो आय है उसमें कमी हो जाती है और फिर से वो विवश होकर अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, ऋण का सहारा लेते हैं, जो कि उसके ऋणग्रस्तता को दर्शाता है। ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम क्या होंगे, यहाँ पे ऋणग्रस्तता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सुधार लेना है। ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम ये हो सकते हैं, ऋणग्रस्तता, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ऋण लेता है, उधार में पैसा लेता है और उस पैसा को अगर वो चुका नहीं पाता है तो उसके बदले वो क्या करता है, महाजन के द्वारा दिए गए कार्य को करता है, मतलब वो दास का भी काम करता है। जब किसान महाजन का रुपया या ब्याज नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें महाजन अपने जमीन की देखभाल के लिए उसे रख लेते हैं और इस प्रकार ऋणग्रस्त किसान जो होते हैं वो भूमिहीन हो जाते हैं। कभी कभी वो क्या करते हैं, अपने जमीन के लिए रख लेते हैं। दूसरी बात, कभी ऐसा भी होता है कि अगर ऋण चुका नहीं पाया तो वह क्या करते हैं, उसकी भूमि को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसके कारण वो किसान क्या हो जाते हैं, भूमिहीन हो जाते हैं। भूमिहीन कृषकों की संख्या में वृद्धि, कभी कभी भूमिहीन कृषकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण भी कृषकों को ऋण लेना पड़ता है और वो ऋण चुका नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो भूमिहीन है, वो दूसरों की खेती करता है और अपनी आजीविका का संचालन करता है वो साल भर, और वो फिर ऋण लिया हुआ है तो उस ऋण को चुकाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं आता है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और वो हमेशा ऋणग्रस्त ही रह जाते हैं। तनावपूर्ण सामाजिक संबंध, कभी कभी ऐसा होता है कि निर्धनता में वृद्धि का कारण यह भी होता है कि तनावपूर्ण सामाजिक कारण भी होता है। तनावपूर्ण सामाजिक कारण से यह है कि बहुत से किसानों में ऋणग्रस्त होने के कारण ग्रामीण वातावरण तथा समाज में एक प्रकार का तनाव व्याप्त रहता है। कोई व्यक्ति अगर ऋण लिया हुआ होता है तो उसके पारस्परिक सामाजिक संबंध भी क्या होता है, सही नहीं होते हैं। कभी कभी जो जिससे वो ऋण लेते हैं, मतलब जिस व्यक्ति से वो ऋण लेता है, जिस महाजन से वो ऋण लेता है, अगर उसको वो चुका नहीं पाता है तो वो साहूकार या महाजन क्या होते हैं, उसके घर तक आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसे झगड़े का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वो नहीं देंगे बोलते हैं तो उसके कारण महाजन या फिर साहूकार क्या करते हैं, झगड़े करते हैं। कभी कभी झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि वो मारपीट में उतर आते हैं और आगे चलकर क्या होते हैं, मुकदमेबाजी भी हो जाती है, केस भी लड़ना पड़ता है कि नहीं वो मेरा पैसा ले लिया, मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तो जिसके कारण वो केस कर देता है और वो फिर क्या होता है, केस लड़ते लड़ते वो फिर गरीब हो जाता है और फिर वो ऋणी बन जाता है, जो कि उसके ऋणग्रस्तता का कारण है, जो कि सामाजिक संबंध को भी वो क्या करता है, तनावपूर्ण बना देता है कि नहीं ये पैसा ले लेता है, देता नहीं है, और जिसके कारण उसका व्यवहार समाज में भी खराब हो जाता है, जिसको अब पैसा नहीं देना है। तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के ऋणग्रस्त होने के उपयुक्त जितने भी बिंदु थे उसको हम एक एक करके समझ लिए कि लोग जो ऋणग्रस्त होते हैं उसका पहला अगर कारण होता है तो उसके अशिक्षा का होना, और दूसरे उसके आय में कमी होना है ना, या फिर उसकी अगर बिक्री संबंधी सुविधाएं अगर उपज है तो उसको सही तरीके से उसको दाम नहीं मिलना, या फिर उसका भूमिहीन होना। ठीक है, अगर इन सभी चीजों को कम किया जाए या फिर सरकार के द्वारा नई नई योजनाओं को चलाया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों या किसानों की ऋणग्रस्तता में कमी आ सकती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।